नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं स्वप्निल प्यासी आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशन चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स पर, जहां पर आप हमारे टॉप एजुकेटर्स जैसे शुभम गुप्ता, राजू श्रीवास्तव मैडम, दिनेश ठाकुर, सन्मति जैन, इन सभी के साथ मिल करके अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मेरा नाम स्वप्निल प्यासी है। मैं फाउंडर और डायरेक्टर प्यासी क्लासेस दमोह से हूँ एंड आई हैव 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। आई हैव क्वालिफाइड सो मेनी एग्जाम्स लाइक एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी टेट एंड सो ऑन। एज पर एज द कंसर्न ऑफ माई क्वालिफिकेशन इज आई हैव बीए एंड बीएड। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। सो गाइज प्लीज join us on Unacademy because you will get here daily live classes. You will get here daily live classes to chat with your educators. You can chat with your educators and you will get structured courses here. You will get live tests and quizzes here. You will get unlimited access. यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी जिनमें आप अपने एजुकेटर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी मिलेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकें। आप लाइव टेस्ट और क्विज़ेस के माध्यम से अपनी तैयारी को इवेल्युएट कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे उसका डिटेल एनालिसिस पा करके अपनी जो कमियां हैं उनको जान सकते हैं और क्या सुधार की आवश्यकता है वो भी जान सकते हैं। साथ ही साथ यू विल ऑल्सो गेट लाइव क्लासेस ऑन आवर प्लस प्लेटफॉर्म। So guys, experience plus for free and start learning from the best of our educators. We have so many top educators like Pawan Chaudhary, Shubham Gupta, Roop Singh Yadav, Amit Shukla, Gaurav Sharma and so on others. You will also get comprehensive syllabus here. You will get 24 courses on geography, 22 courses on history, Indian polity and governance, Indian economy, ethics, integrity and aptitude, science and technology, practice and strategy, CSET and current affairs. और इतना कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे एमपीपीएससी की हो चाहे एमपीएसआई को, बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। आपको यहाँ पर हम अपने सब्सक्रिप्शन की बात कर लें तो आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर आपको देखना है। आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को क्या करना है, डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना गोल चूज़ करना है। आपका जो गोल जो होगा वो होगा एमपीपीएससी एंड व्यापम सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको फ़ीस दिखेगी। जो 12 महीने की फ़ीस कितनी है, 7,000। यदि आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और डिस्काउंट के फलस्वरूप ये आपकी फ़ीस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6300। 12 महीने की फ़ीस 10% के कोड के बाद आपको पड़ेगी 8400 की जगह 7560 में। तो प्लीज़ यूज़ माई कोड for getting 10% of discount. My code is SWAPNIL, कैपिटल लेटर्स में है, तो इसको यूज़ करें और 10% का डिस्काउंट प्राप्त करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली एडमिशन प्रोसीजर की भी चर्चा आपसे कर लेता हूं। तो मेरी स्पेशल क्लासेस जो कि प्लस प्लेटफॉर्म पे होंगी, उनमें आपको करना क्या है, आपको अनअकैडमी डाउनलोड करना है और वहाँ पे प्लस प्लेटफॉर्म पे जा कर के मुझे फॉलो करना है। पीडीएफ फॉर्मेट में यदि आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्वप्निल प्यासी पीडीएफ और ये कैपिटल लेटर्स में है, स्वप्निल प्यासी पीडीएफ। इसके बाद 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SWAPNIL। और यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको करना यह है कि मेरा ये नंबर नीचे दिया गया है जो है 8770871343। इस नंबर को आप कॉल करें। ध्यान रखें इस नंबर पर कॉल आपको कब करना है, 12 से 5 के बीच में, जब मैं क्लास नहीं ले रहा हूँगा। चलिए तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं कि पिछले टॉपिक की, जो हमने पिछले टॉपिक पढ़े हैं।
पिछले टॉपिक में हमने कोशिका के बारे में, कोशिका का कॉन्सेप्ट समझा था, कोशिका की शेप, साइज और संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें समझी थी, कोशिका की खोज से संबंधित चीज़ों को समझा था, और कोशिका के बारे में अन्य जानकारियां हमने पिछली क्लासेस में ली थी। महत्वपूर्ण ये रहा था कि कोशिका के लक्षण को हमने समझा था और विशेष बातें जो उसके संदर्भ में आई थी जिन्हें हमें ध्यान रखना है, 3 मार्कर और 5 मार्कर के हिसाब से मैं इसमें वो समझा था। अब हमें बात करना है आगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बाद कोशिका का जो स्ट्रक्चर होगा, सेल स्ट्रक्चर होगा, उसकी चर्चा हम करेंगे, और उसमें भी आज की क्लास में हम कोशिका झिल्ली की चर्चा करेंगे और कोशिका में पदार्थों की गति किस तरीके से होती है उसको भी समझेंगे। मैं आपको बड़े ही गहरे तरीके से पढ़ा दूंगा ताकि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर या कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, कोई अन्य किताब को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सारी तैयारी आपकी इसी मेरे नोट्स के जरिए आपकी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत के बारे में जो 2 महत्वपूर्ण नाम आते हैं वो नाम आते हैं एम स्लाइडेन और टी स्वान का। एम स्लाइडेन और टी स्वान। एम स्लाइडेन ने 1838 में और टी स्वान ने 1839 में कोशिका को लेकर के कुछ बातें कही, कुछ सिद्धांत दिए। वो कुछ इस तरीके से हैं। इन्होंने बताया कि सभी पौधे तथा जंतु जो हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। एंड दे आर द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर एम स्लाइडेन 1838 और टी स्वान 1839 में 2 बातें यहाँ पर कही हैं कि सभी पौधे तथा जंतु जो हैं वो कोशिकाओं से बने हैं, और दूसरा पॉइंट जो इन्होंने दिया था कि ये कोशिकाएं जो हैं ये जीवन की मूलभूत यानी कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल यूनिट हैं, इकाई हैं। वो हम पहले भी आपको समझा चुके हैं। पहले जो आपने पीछे समझा था वो यही बात थी कि सभी पौधे और जंतु काय से बने हैं, कोशिकाओं से। मैंने बताया था शरीर, अंग काय से, ऊतक से, और ऊतक काय से, कोशिका थे। तो हमने ये समझा था कि मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो हुई वो क्या हो गई, कोशिका। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए रूडोल्फ विर्कोव, या कहीं कहीं इनका नाम वेची के रूप में भी आता है, उन्होंने कुछ बातें बताई। किन्होंने? रूडोल्फ विर्कोव ने ये बताया कि ये कोशिका क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। दीज सेल्स डिवाइड्स एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोसीडिंग सेल्स। उन्होंने बताया कि ये कोशिकाएं विभाजित होती हैं और जो ये नई कोशिकाएं जो हैं वो पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती हैं। तो यहाँ पर हमने कुल मिला के 3 चीज़ देखी। पहली चीज़ ये देखी कि सभी पौधे तथा जंतु काय से मिलकर के बने हैं, कोशिका से। दूसरी बात ये समझी कि ये कोशिकाएं जो है मानव जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई हैं, इसको हम समझ चुके। और तीसरी बात क्या है कि ये कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, और विभाजित होकर आगे नई कोशिकाएं क्या करती हैं, बनाती हैं। कहने का मतलब है जो आगे न्यू बॉर्न सेल्स हैं, जो नई कोशिकाएं जो बनी हैं वो अपनी पिछली कोशिका से ही क्या होती हैं, बनी हैं। क्योंकि हम पीछे समझ चुके हैं कि कोशिका क्या करती है, अपने आप को क्या करती है, डुप्लीकेट करती है, डबल करती है, गुणन करती है। गुणन 2 से का मतलब क्या हुआ, 4, 4 से हो गई कितनी, 8, 8 से हो जाती है 16। ऐसे ही कोशिका क्या करती है, गुणन करती रहती है और परिवर्धन भी करती रहती है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी। तो कोशिका सिद्धांत यदि आपको 3 मार्कर में आए तो आपको क्या लिखना है, नंबर 1 पॉइंट आप लिखेंगे कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं, वे जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। दूसरा पोर्शन क्या लिखेंगे कि यह कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, अर्थात जो नई कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती हैं। तो यदि कोशिका सिद्धांत आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरह से इसमें लिख सकते हैं 3 मार्कर में। और यदि प्रीलिम्स में आता है तो 3 फैक्ट होंगे कोशिका सिद्धांत में, क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, तो ही आप इसको बड़े अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। थोड़ी आप एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान रखें कि कोशिका सिद्धांत में जो वायरस होता है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। वायरस क्या है, वायरस करता क्या है, वो किसी व्यक्ति या किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद उसकी जो कोशिका होती है उसकी कार्यकारी जो संरचना है उसका उपयोग करता है और अपने आप का गुणन करता है, वृद्धि करता है।
एक समय में शरीर में, पूरे शरीर में फैल जाता है और उसके बाद उस शरीर को खराब करने के बाद वो नया शरीर ढूंढता है। कहने का मतलब है वायरस जो है वो दूसरी कोशिका के कंधे पर बंदूक रख के चलाता है। ये खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि ये दूसरे के शरीर में कोशिका की कार्यकी का उपयोग ना करे। तो हमने ये समझा कोशिका सिद्धांत, जिसका पालन विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। चलिए अब कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है, जैसे श्रम विभाजन की चर्चा करना है। श्रम विभाजन का मतलब होता है कार्यों का बंटवारा। बहुकोशिक जीव जैसे आप हैं, मैं हूँ, है ना, जीव जंतु हैं, जो बहुकोशिक जीव हैं उनमें क्या होता है, श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्य में। इसका अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर एज इन ह्यूमन। इट मीन्स दैट द बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे शरीर में जो हमारे अंग हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं। इसी तरीके से एक कोशिक जीवों में भी क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस इन अ सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से एक कोशिक जीवों में भी श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्य में, यानी कि बहुकोशिक जीवों में। वास्तव में ये एक कोशिक जीवों में जो हमने श्रम विभाजन की बात करी है कि वो कैसे हो पाता है, तो एक कोशिक जीवों में भी श्रम विभाजन की हमने यहाँ पर चर्चा करी है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमें यहाँ पर देखना है कि वास्तव में इनफैक्ट ईच सेल हैज सम स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गन्स। वास्तव में प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। स्पेसिफिक क्या होते हैं, घटक होते हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गन कहते हैं। ये प्रत्येक कोशिकांग, ईच सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एज, ये प्रत्येक कोशिकांग कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, जैसे इंग्लिश में बोलें तो बोल सकते हैं सेल फॉर्मेशन। कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण करना, इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। जैसे कोशिका की बात करें तो इसके लिए यूजफुल जो प्रोडक्ट है वो है ऑक्सीजन, तो उसको कोशिका में भेजना। जो अनयूजफुल या रिमूवेबल वेस्ट है उसको बाहर निकालना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी। तो कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना या अपशिष्टों का निष्कासन करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। तो इस तरीके से प्रत्येक कोशिकांग विशिष्ट कार्य करते हैं और वास्तव में इन्हीं कोशिकांगों के कारण कोई भी कोशिका जो है वो जीवित रह पाती है। यदि कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण ना हो और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन ना हो तो होगा क्या, ये पॉइजन्ड हो जाएगी, कोशिका विषाक्त हो जाएगी और कोशिका क्या हो जाएगी, मृत हो जाएगी, मर जाएगी। तो इन्हीं कोशिकांगों के होने के कारण कोशिका क्या होती है, जीवित होती है और अपने सभी कार्य करती है। यही कोशिकांग जो है कोशिका को क्या करते हैं, जीवित रखते हैं और कोशिका अपने सभी कार्यों को करती है और इन्हीं से मिलकर के कोशिका क्या होती है, बनती है। इट इज ड्यू टू द सेल ऑर्गेनल्स दैट द सेल सर्वाइव्स एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन। दीज ऑर्गेनल्स फॉर्म अ सेल। यही ऑर्गेनल्स जो है वो एक सेल को भी क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। जनरली हम देखें कि सारी की सारी जो कोशिकाएं होती हैं, सभी कोशिकाएं होती हैं, उनमें सामान्यतः एक ही प्रकार के लगभग एक जैसे ही कोशिकांग पाए जाते हैं। जनरली द सेम टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन सेल्स। ओके, तो यहाँ तक हमने समझा कि कोशिका के संबंध में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमने समझी। श्रम विभाजन की चर्चा करी। श्रम विभाजन एक कोशिक जीवों में भी होता है, जैसे कि बहुकोशिक जीवों में। एक कोशिक जीवों में कैसे होता है, उनमें कोशिकांग पाए जाते हैं जो इसके लिए स्पेसिफिक काम करते हैं। श्रम विभाजन में कोशिकांग ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं और इन्हीं कोशिकांग से मिलकर के कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए, तो अब जब हमने बात कर ही ली है कोशिका के निर्माण की, तो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कोशिका के संरचनात्मक संगठन की। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, कोशिका का संरचनात्मक संगठन, इसकी हम यहाँ पर क्या करें, चर्चा कर लें। कोशिका के कुछ मूल घटक होते हैं। सेल हैज सम बेसिक कंपोनेंट्स लाइक, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका झिल्ली। सबसे पहले हम क्या की बात कर रहे हैं, कोशिका झिल्ली की। इसे हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है।
तो पहला जो घटक हुआ वो क्या हो गया, कोशिका झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। दूसरा जो पोर्शन है साइटोप्लाज्म का है। दूसरा पोर्शन जो है वो क्या है, कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है। इसके बाद जो अगला पोर्शन है वो है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि ये जो बेसिक कंपोनेंट आपने देखे हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और तीसरा ये केंद्रक, ये जनरली जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल सेल में होते हैं। यदि हम पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल की हम चर्चा करें तो प्लांट सेल में पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक दृढ़ कोशिका भित्ति भी क्या होती है, पाई जाती है। ए फर्म सेल वॉल इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर यह विशेष बात ध्यान रखना है कि पौधों में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अतिरिक्त बाहर एक दृढ़ कोशिका भित्ति भी क्या होती है, पाई जाती है। फर्म सेल वॉल आल्सो फाउंड, जो पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं। यहाँ पर हम कुछ कोशिका के अंगों को हम देख सकते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, दोनों में देखेंगे। एक बार देखेंगे जंतु एनिमल सेल में, ये क्या है, एनिमल सेल है, ये क्या है, एनिमल सेल है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कोशिका की जो सबसे बाहर आपको दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही होगी जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये अंदर ये साइटोप्लाज्म ये दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म अंदर कोशिका द्रव्य ये भरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको न्यूक्लियस दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है न्यूक्लियर, ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियस आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर के अंदर सेंट्रियोल्स दिख रही हैं, केंद्रिकाएं दिख रही हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ये लाइसोसोम भी दिख रहे हैं। आप राइबोसोम की भी देख सकते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम। यहाँ पर ये राजमे की साइज का, राजमे के जैसा आकार का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका भी देख सकते हैं, जो RER है, पहली कैसी है, ये रफ है माने कि खुरदरी है, और दूसरी यहाँ पर आप ये चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका देख सकते हैं। फिर न्यूक्लियर एनवेलप देख सकते हैं आप। उसके बाद आप गोल्गी उपकरण यानी कि गाल्गी अपैरेटस भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये पहले अभी क्या देखा, जंतु कोशिका। अब हम क्या देखते हैं, प्लांट सेल को देखेंगे, पादप कोशिका को देखेंगे, और थोड़ा गौर से उसको आप देखना कि क्या अंतर है। कुछ चीज़ें जो सेम है उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे वहाँ पर। जो चीज़ें हमें अलग से दिख रही हैं, इसके जो जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में जो चीज़ें सेम रहेंगी वहाँ पर मैं निशान नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो अलग से उसमें जंतु कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिका में जो पाया जाएगा उस पर हम निशान लगाएंगे। देखें ध्यान से, आपको ये सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका आपने देखी। फिर आपने यहाँ पर क्या देखा, न्यूक्लियस, केंद्रक भी आपको दिख रहा है। न्यूक्लियोल्स, केंद्रिकाएं भी आपको दिख रही हैं। गोल्गी अपैरेटस भी आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ अलग से दिख रही है जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ पर, एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या देखा, वोक्यूल, जो वहाँ भी है रिक्तिका, यहाँ एक बड़ी है, वहाँ छोटी छोटी कई सारी हैं। यहाँ पर आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर भी है। सेल मेम्ब्रेन भी आप देख रहे हैं। और फिर अलग से एक और सबसे बाहरी परत क्या दिख रहा है आपको, सेल वॉल। सबसे बाहरी परत क्या दिख रही है, सेल वॉल। साइटोप्लाज्म कॉमनली है, दोनों में दिख रहा है, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी कोशिका द्रव्य। फिर यहाँ पर एक अलग से चीज़ दिख रही है आपको, एमिलोप्लास्ट दिखा, राइबोसोम उसमें भी है, यहाँ पर भी फिर आपको दिख रहा है पेरोक्सीसोम अलग से दिख रहा है। तो आपने क्या देखा, सेल ऑर्गेन्स देखे, जो अलग से यहाँ पर आपको दिख रहा है वो प्लास्टिड दिखा है, हरित लवक दिखा है, क्लोरोप्लास्ट दिखा है, और सेल वॉल जो अतिरिक्त संरचनाएं जंतु कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिकाओं में आपको दिख रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिका झिल्ली के बारे में हम अध्ययन करें। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी, लेकिन इसके अलावा एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा संरचना जो है पादप कोशिका में पाई जाती है, जिसे हम फर्म सेल वॉल यानी कि दृढ़ कोशिका भित्ति कहते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कोशिका झिल्ली के संबंध में। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली जो है कोशिका की सबसे बाहरी परत है, कोशिका की सबसे बाहरी परत है। यदि ये कोशिका है, ये कोशिका का केंद्रक है, तो ये कोशिका की जो सबसे बाहरी परत जो आपको दिख रही है ये क्या कहलाएगी, कोशिका झिल्ली।
ये कोशिका झिल्ली हो गई। यहाँ पर ये अंदर ये दिख रहा है, ये केंद्रक है, और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो ये दिख रहा है ये क्या कहलाएगा आपका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और ये क्या कहलाएगा सेंटर। ठीक है ना, ये क्या कहलाई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये आपको दिख रही है। तो ठीक है, कोशिका की जो सबसे बाहरी परत हो गई, ये कोशिका की सबसे क्या है बाहरी परत है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल विच कीप्स इट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो उसे बाहरी वातावरण से क्या करती है अलग रखती है। तो कोशिका झिल्ली के संबंध में पहली बात हमने समझी कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। इट इज फ्लेक्सिबल, ये लचीली होती है, विच इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये लचीली होती है जो कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की क्या होती है बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली की एक विशेषता और आपने देखी कि ये कैसी होती है, लचीली है, और लचीली है तो काय से बनी है, लिपिड और प्रोटीन की बनी है। चलिए, तो यहाँ पर दो चीजें हमने समझी, बाहरी परत है, बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखती है, लचीली है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। संरचनात्मक रूप से ये कैसी है, पतली है। स्ट्रक्चरली इट इज थिन, फ्लेक्सिबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल। ठीक है, संरचनात्मक रूप से ये पतली है, लचीली है, अर्ध पारगम्य है या चयनात्मक पारगम्य है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक क्या होते हैं, बंद होते हैं। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर आर क्लोज इनसाइड इट। इसको यदि हम चित्र के तौर पे ऐसे देखें तो ये कोशिका झिल्ली के अंदर ये बंद केंद्रक, और ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है जहाँ पर कई सारे कोशिकांग आपको दिखेंगे, ये क्या कहलाया, कोशिका द्रव्य। यहाँ पर ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, ये हो गई आपकी मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली बाहर, और ये अंदर की तरफ आपको ये दिख रहा है जो ये क्या है, केंद्रक है। तो हमने ये समझा कि कोशिका झिल्ली पतली है, लचीली है, अर्धपारगम्य है, चयनात्मक है, और इसके अंदर दो चीज़ें क्या क्या, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर क्या होती हैं, बंद होती हैं। वायरस को छोड़कर, यानी कि कोशिका जो झिल्ली है वो काय में नहीं पाई जाती, विषाणु को छोड़कर ये जंतु, पादप, प्रोकैरियोटिक, कवक कोशिका में पाई जाती हैं। एक्सक्लूडिंग द वायरस दिस अकर्स इन एनिमल, प्लांट, प्रोकैरियोटिक एंड फंगल सेल्स। यानी कि कोशिका झिल्ली जो है वो किस में नहीं पाई जाती, वो वायरस में यानी कि विषाणु में नहीं पाई जाती। इसी कारण जो ये वायरस है बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, क्योंकि वायरस में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, और इसीलिए ये आपकी बॉडी में जाकर के क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। कोशिका झिल्ली के कुछ कार्य हैं। कोशिका की झिल्ली को समझने के बाद हम उसके कुछ कार्यों की तरफ नजर डालते हैं। जैसे लिखा है, कोशिका का आकार बनाने में और उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करने में। प्रोवाइड्स फर्दर मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेपिंग द सेल। कोशिका को ये बाहर से कवर करती है तो उसका आकार भी इसी के कारण बनता है, और इसको ये यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। प्रोवाइड फर्दर मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेपिंग द सेल। तो यहाँ पर हमने एक पहले इस कार्य की बात की। दूसरा कार्य हम बात करें इसमें क्या है, ये क्या है, अर्ध पारगम्य होती है। कैसी होती है, ये सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है। अतः कुछ पदार्थों का क्या करती है, आवागमन करती है, लेकिन सभी का नहीं। अर्ध पारगम्य होती है, कुछ पदार्थों का आवागमन करती है, सभी का नहीं। इट इज सेमी परमिएबल, सो सम सब्सटेंसेस ट्रेवल नॉट ऑल, हेंस इट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव और सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि अर्ध पारगम्य तो है, कुछ पदार्थों का आवागमन करती है लेकिन सभी पदार्थों का आवागमन नहीं करती, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, चयनात्मक पारगम्य। जो इसको सूट करता है उसी को ये अंदर जाने देती है और सभी को अंदर जाने नहीं देती, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका के दो कार्य यहाँ पर हमने समझे कि कोशिका का आकार बनाने में, ये कोशिका झिल्ली के दो कार्य हो गए। कोशिका के आकार को बनाने में सहायता करती है, उसे यांत्रिक सहायता देती है, अर्धपारगम्य है ताकि पदार्थों का आवागमन कर सके, सभी पदार्थों का नहीं, इसलिए क्या है, सिलेक्टिव है, चयनात्मक पारगम्य है। आगे बढ़ते हैं। लचीले गुण के कारण एक कोशिकीय जीव वातावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जो एक कोशिका है वो उसकी कोशिका झिल्ली जो होती है वो लचीली होती है, और उसी लचीले गुण के कारण ये एक कोशिकीय जीव वातावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है ना। ड्यू टू द
flexibility property a cellular organism receives its food from the environment. This process is called endocytosis. Process is called endocytosis. Amoeba receives its food by this process. यानी कि कोशिका झिल्ली का जो लचीला गुण है वो एक कोशिकीय जीवों को बाहरी आवरण से भोजन प्राप्त करने में क्या करता है, सहायता करता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस। और इसी प्रक्रिया से कौन, अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। तो यदि क्वेश्चन आए अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन अपना प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस क्यों संपन्न हो पाती है, क्योंकि कोशिका झिल्ली का लचीला गुण जो है उसे इस प्रक्रिया में सहायता करता है। यह कोशिकीय कंकाल संरचनाओं को जोड़ने का आधार भी देती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ज्वाइनिंग सेल्यूलर स्केल्चर एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह कोशिका आसंजक, अयन पारगम्यता व कोशिका सिग्नलिंग जैसे भी कार्य करती है। इट ऑल्सो परफॉर्म्स देयर फंक्शंस सच एज सेल एडेशन, इवन परमिएबल एंड सेल सिग्नलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो बात करी थी कोशिकाओं में पदार्थों का आवागमन, जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका में पदार्थों के आवागमन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है और कुछ पदार्थों को बाहर, लेकिन सभी को नहीं। तो यहाँ पर ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है मेंस की दृष्टि से, कंसेप्चुअल दृष्टि से। तो इसको हम समझेंगे कि कोशिका में पदार्थों का आवागमन जो है वो किस तरीके से होता है, कैसे पदार्थ जो है कोशिका के अंदर और बाहर गति कर पाते हैं। तो इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कोशिका में जो पदार्थों का जो आवागमन होगा वो ये ध्यान रखें आप, कैसे होगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब किसी चीज़ की मात्रा यदि अधिक है तो उसकी सांद्रता अधिक कही जाएगी, कम है तो उसकी सांद्रता निम्न कही जाएगी। ठीक है, तो उच्च सांद्रता की से निम्न सांद्रता की ओर कोशिका में पदार्थों की गति होती है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। कुछ पदार्थ कौन कौन से जो कि जरूरी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो कोशिका का यानी कि ओरिजिनल जो कोशिका का भोजन है वो क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विसरण प्रक्रिया के द्वारा, काय के द्वारा, विसरण प्रक्रिया के द्वारा कोशिका में अंदर और बाहर आ जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल, कोशिका की जरूरत के अनुसार। हाई कंसंट्रेशन से लीड्स टू लो कंसंट्रेशन, ये भी हमने बात समझी यहाँ पर। सम सब्सटेंस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन कम थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये बात भी आपने समझी है यहाँ पर। चलिए उस प्रोसेस को समझते हैं, प्रक्रिया को समझते हैं कि प्रक्रिया कैसे होती है। तो ध्यान है, जब कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ पदार्थ जैसे कि हम क्या की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, एक कोशीय अपशिष्ट है और इसका निष्कासन हमारे शरीर से बहुत ही जरूरी है। यदि हम निष्कासन नहीं करेंगे तो हमारी कोशिकाएं विषाक्त हो जाएंगी, जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में क्या हो गए, एकत्र हो गए, कोशिका में क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, तो उनकी सांद्रता कोशिका में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जब कोशिका में आ जाएगी तो उसकी सांद्रता कोशिका में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बाहरी पर्यावरण में कोशिका के बाहर उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही सांद्रता में ये अंतर आता है उसी समय विसरण की प्रक्रिया होती है, और विसरण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि ये कोशिका है, तो यदि बाहर कम ज़्यादा सांद्रता है, अंदर कम है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यानी कोशिका के अंदर क्या हो जाएगी, चली जाएगी। When certain substance such as carbon dioxide, which is a cellular waste and its removal required, are collected in the cell, its concentration increases in the cell and decreases in the external environment. As soon as this difference in concentration occur, carbon dioxide is released from high to low concentration by diffusion. ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब कोशिका के बाहर शरीर में क्या हो जाए, बढ़ जाए, और कोशिका के अंदर क्या हो जाए, कम हो जाए,
तो इस अंतर के कारण ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर, ज़्यादा कंसंट्रेशन सांद्रता से कम कंसंट्रेशन या सांद्रता की ओर इस कार्बन डाइऑक्साइड की गति क्या होगी, हो जाएगी। और इसी तरीके से जब कोशिका में अंदर ऑक्सीजन की क्या सांद्रता, किसकी का सांद्रता, ऑक्सीजन जो जरूरी है, ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाए, कम हो जाए, तो विसरण के द्वारा ऑक्सीजन क्या करेगी, कोशिका में चली जाएगी। विसरण के द्वारा ऑक्सीजन कोशिका में चली जाएगी, क्योंकि जब CO2 जो है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर जा रही है ज़्यादा मात्रा में, तो इसका परिणाम यह होगा कि CO2 यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी। जब CO2 ज़्यादा हो जाएगी जो कि अपशिष्ट है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब इस कंडीशन में यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। फिर यदि उल्टा करें, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई है, कम हो गई, तो ऑक्सीजन की मात्रा बाहरी पर्यावरण में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जब बाहरी पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन इसी विसरण के द्वारा कोशिका के अंदर क्या करेगी, चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो यही तो कोशिकीय श्वसन है जो हमें आगे पढ़ना है। इसी तरीके से कोशिका अपना क्या करेगी, श्वसन करेगी और हमारे लिए आवश्यक ऊर्जा क्या करेगी, देगी। तो सिमिलरली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल इज लो, ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड टू द सेल बाय डिफ्यूजन। तो यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कोशिका में गति वितरण के द्वारा समझी, डिफ्यूजन के द्वारा समझी। आता है यहाँ पर हमें क्या चीज समझ में आई, कहता है कोशिका और बाहरी पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण महत्वपूर्ण है। दस डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम समझ पाए कि विसरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि गैसों का आदान प्रदान करने में हमें सहायता प्रदान करती है। बात करते हैं, ये तो हमने बात करी काय की, गैसों की। फिर हम बात करते हैं जल की। जल की यानी कि पानी की। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल ही व्यवहार करता है। वाटर ऑल्सो बिहेव्स लाइक डिफ्यूजन। जब इसी तरीके से यानी विसरण के जैसे ही जल के अणुओं की गति जब इस झिल्ली के आर पार हो, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। व्हेन द वाटर मोलिक्यूल्स मूव थ्रू द डिस्क्रिप्टिव परमिएबल सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसे क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है, यानी कि परासरण कहा जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि थोड़ी सी हमें चीज़ें और समझनी है कि कोशिका के संबंध में जो ये जल की जो गति होती है तो उससे फर्क क्या पड़ता है। पानी जब कोशिका के अंदर ज़्यादा मात्रा में जाएगा तो होगा क्या, कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। बाहरी पर्यावरण में और कोशिका में पानी की मात्रा यदि बराबर रहेगी तो कोशिका के शेप साइज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और यदि कोशिका के अंदर का पानी जो है, जल जो है, वाटर जो है, कोशिका से बाहर निकल जाएगा तो होगा क्या, कोशिका सिकुड़ जाएगी। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, ध्यान दें। यदि कोशिका को किस विलयन में, तनु विलयन में रखा जाए। तनु विलयन का मतलब क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें शक्कर या नमक की मात्रा क्या हो, कम हो, लेकिन पानी की मात्रा यानी कि जल की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो। जल की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो। जल की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे में रखा गया है। इफ द सेल इज प्लेस्ड इन अ डाइल्यूट मीडियम लाइक लेस शुगर साल्ट कंटेंट एंड मोर वाटर, तब फर्क क्या पड़ेगा, तो होगा क्या, जल जो है, जल करेगा क्या, जल परासरण विधि के द्वारा कोशिका झिल्ली से कोशिका के अंदर चला जाएगा। सो द वाटर विल गो इन विया द ऑस्मोसिस इन द सेल। ऐसा विलयन जो होता है, ऐसा विलयन, ये ऊपर, ऐसे विलयन को हम अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी सॉल्यूशन इसे कहा जाता है। हाइपोटोनिक विलयन इसे कहते हैं, हाइपोटोनिक। ये कैसा है, हाइपोटोनिक। आप देख सकते हैं हुआ का है कि ये अल्प परासरण दाबी विलयन है। बाहर नमक और शक्कर की मात्रा कम है यहाँ पर बाहरी वातावरण में, ठीक है, और जल की मात्रा क्या है, ज़्यादा। जब जल की मात्रा ज़्यादा है तो जल जल ये ऐसे ये क्या कर रहा है, कोशिका के अंदर क्या कर रहा है, जा रहा है। कोशिका के अंदर जाने से कोशिका की जो रिक्तिका है वो क्या हो जाती है, भर जाती है, और कोशिका जो है वो क्या हो गई है, फूल गई है। तो यहाँ पर हमने एक प्रकार से गति को देखा, ठीक है। तो अल्प परासरण दाबी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है।
ऐसे में कोशिका के अंदर जाने वाली जल की मात्रा जो होगी बाहर आने वाले जल की मात्रा से क्या हो जाएगी, अधिक होगी। इन दिस केस द अमाउंट ऑफ वाटर गोइंग इनसाइड द सेल विल बी मोर देन द अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट। सो कोशिका फूलने लगेगी, हेंस द सेल विल स्टार्ट स्वेलिंग। कोशिका क्या हो जाएगी, फूलने लगेगी। ये बात मैंने आपको व्यवस्थित तरीके से अभी समझाई। इसके बाद आगे बढ़े कि यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसमें बाहरी जल की सांद्रता और कोशिका में जल की सांद्रता क्या है, बराबर है। इफ द सेल इज प्लेस्ड इन अ मीडियम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल वाटर इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल। बाहरी पर्यावरण में कोशिका के बाहरी पर्यावरण में जल की मात्रा और कोशिका के अंदर जल की मात्रा कैसी हो, बराबर हो। तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी, क्योंकि जितना पानी अंदर है उतना ही बाहर है, और गति के लिए आवश्यक है कि पानी की मात्रा अंदर बाहर कम या ज़्यादा हो। तो ऐसे में कोशिका में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। सो देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, समपराशरी विलयन कहेंगे। ऐसे विलयन को हम समपराशरी विलयन कहेंगे। सच ए सोल्यूशन इज कॉल्ड ए ट्रांसोमेरिक या ट्रांसोमेटिक सोल्यूशन। क्योंकि जल की मात्रा जो अंदर गई है उतनी ही बाहर आ जाती है, अतः कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे आइसोटोनिक विलयन में हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए आप कि जितनी मात्रा कोशिका के अंदर जा रही है जल की, उतनी ही क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो कोशिका की साइज में किसी भी तरीके का चेंज जो है वो नहीं आ रहा है। ना तो कोशिका की साइज फूल रही है, ना तो कोशिका क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। तो हमने ये समझा कि यदि कोशिका को हम समपराशरी विलयन यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में यदि हम क्या करें, रखें, तो कोशिका की माप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द मेजरमेंट ऑफ द सेल इफ वी प्लेस इट इन ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला पोर्शन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है। इफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर कंसंट्रेटेड देन द सॉल्यूशन इनसाइड। यदि कोशिका के बाहर जो विलयन है और कोशिका के अंदर जो विलयन है उनमें सांद्रता में अंतर है। सांद्रता में अंतर कैसा है कि कोशिका के अंदर पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो जल क्या करेगा, जब अंदर ज़्यादा है तो अंदर से ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, जल परासरण के द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा। देन वाटर विल कम आउट ऑफ द सेल बाय ओस्मोसिस। परासरण के द्वारा जल बाहर आ जाएगा। ऐसे में ये विलयन जो होगा ये हाइपरटोनिक विलयन कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। हिंदी में से हम अल्प परासरणदावी विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, अल्प परासरणदावी विलयन कहते हैं। सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चूंकि जल बाहर अधिक आएगा और कोशिका के अंदर कम जाएगा, क्योंकि हमने इसको ऐसे विलयन में रखा है कि जहां बाहरी आवरण में जल की मात्रा कम है, जल की सांद्रता कम है, और कोशिका के अंदर जल की मात्रा या कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। तो जब अंदर ज़्यादा है तो पानी अंदर कम आने की बजाय बाहर अधिक जाएगा। ऐसे में फर्क क्या होगा कि कोशिका क्या हो जाएगी, कोशिका श्रिंक हो जाएगी। द सेल विल श्रिंक। कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कोशिका क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं कि अति परासरणदावी विलयन, सम पराशरी विलयन और अल्प परासरणदावी विलयन। तीन चीज़ें हमने देखी। पहले हमने सबसे पहले क्या देखा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अल्प परासरणदावी विलयन। यहाँ पर बाहरी वातावरण में पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, इसलिए होगा क्या, पानी की अधिक मात्रा कोशिका के अंदर जाएगी। मोर वाटर विल एंटर इन द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इससे कोशिका की रिक्तिका में पानी भर जाएगा, और जब ये रिक्तिका भर जाएगी तो कोशिका क्या हो जाएगी, टर्गेट हो जाएगी, कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। वहीं जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, समपराशरी विलयन की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, हमने बताया था कोशिका की माप में कोई खास गति नहीं होगी,
कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे हमने बताया था कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, कोशिका की साइज में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर नो चेंज होगा संपराशरी विलयन में, क्योंकि जितना पानी बाहर है उतना ही कोशिका के अंदर है, तो देयर विल नो नेट मूवमेंट, ये फ्लैसिड टाइप का रहेगा। आगे हम बात करते हैं अति परासरणदायी विलयन, हाइपरटोनिक विलयन, जो हमने पीछे समझा है। तो इसमें क्या होता है, बाहरी आवरण में कोशिका के बाहर जो मैटर है वहाँ पर जल की सांद्रता कम है और अंदर जल की सांद्रता ज़्यादा है। जब अंदर ज़्यादा है तो अंदर से बाहर पानी ज़्यादा आएगा, इसके फलस्वरूप कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, यानी कोशिका की साइज क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कोशिका की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने चीज़ें यहाँ समझी। इस प्रकार परासरण जो है वो क्या हुआ, इस प्रकार परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि हुई, जिसमें वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा क्या होती है, गति होती है, जिसमें वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा क्या होती है, गति होती है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। परासरण के उदाहरण क्या है, जैसे एक कोशिका वाले जो लवणीय जलीय जीव हैं, जो समुद्र में रहते हैं, जो एक कोशिकी हैं, उनमें भी जल की इसी तरीके से गति होती है। दूसरा पोर्शन यहाँ पर ये रहेगा कि अधिकांश पादप कोशिकाएं जो हैं वो परासरण के द्वारा ही जल को ग्रहण करती हैं। तो पौधों में भी परासरण के द्वारा जल को ग्रहण किया जाता है। पौधों के मूल यानी कि जड़ के द्वारा जल अवशोषण जो होता है वो परासरण का एक उदाहरण है। यहाँ पर हम विसरण के उदाहरण भी देख लेते हैं। जल तथा गैसों के आदान प्रदान में विसरण की क्या रहेगी, महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आज की क्लास में, यहाँ भी मैं आपकी क्लास आज ब्रेक दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके समझने का जो तरीका बहुत आराम से इसको पढ़ना है। उसके बाद आगे की जो हम कक्षाएं रहेंगी हमारी, उनमें हम आपका टाइम जो है 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे का भी रहेगा, जब इसके अनुसार आप अनुकूल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने आज क्या समझा, आज हमने कोशिका के संबंध में कोशिका की गति के बारे में जानकारी ली, कोशिका के जो संरचनात्मक घटक हैं उनके बारे में जानकारी ली। कोशिका के जो संरचनात्मक घटक थे हमने बताया, कोशिका के इतने संरचनात्मक घटक मूल रूप से हमने देखे 3, जिसमें हमने देखी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चर्चा करी, फिर उसके बाद हमें साइटोप्लाज्म की चर्चा करनी है, और उसके बाद केंद्रक की हम चर्चा करेंगे। मेम्ब्रेन की हमने यहाँ पर चर्चा की कि कोशिका झिल्ली में किस तरीके से, कोशिका मेम्ब्रेन में किस तरीके से पदार्थों की क्या होती है, गति होती है ना। उसको भी हमने 3 तरीके से देखा कि पदार्थों की गति, पदार्थों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल, कोशिका में किस तरीके से गति होती है, कब कोशिका की साइज में परिवर्तन आता है, कब कोशिका सिकुड़ जाती है और कब कोशिका की साइज में कोई भी चेंज नहीं आता। तो कहने का मतलब है कोशिका में पदार्थों की गति किस प्रकार होती है, वो भी हमने समझा। अगली कक्षाओं में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। अभी हमने कोशिका झिल्ली तक समझा है, अगली कक्षाओं में हम आपसे सेल वॉल की चर्चा करेंगे, कोशिका भित्ति के बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका भित्ति के बारे में चर्चा करने के बाद आपसे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य जिसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं उसकी चर्चा होगी। उसके बाद आपसे हम न्यूक्लियस की चर्चा करी जाएगी, केंद्रक की चर्चा करी जाएगी। केंद्रक के अंतर्गत आने वाले विभिन्न 4 महत्वपूर्ण तत्वों की चर्चा करेंगे, और इस तरीके से हम अपनी क्लास को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रखना मित्रों, थोड़ी सा सब्र रखें। कोशिका का चैप्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर बार चाहे आप SI, MPPS से कोई भी एग्ज़ाम लें, चाहे रेलवे किसी भी एग्ज़ाम को आप लें, तो कोशिका से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते ही रहे हैं, और मेंस में भी अब यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है 2020-21 के प्रीलिम्स में और मेंस में। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर मैं आपको, यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्या करें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर अपने गोल को सिलेक्ट करें। आपका गोल होगा MPPSC एंड व्यापम, इसको सिलेक्ट करें, इसका सब्सक्रिप्शन लें। सब्सक्रिप्शन लेने के दौरान मेरा कोड यूज़ करें, मेरा कोड है SWAPNIL, और 10% का डिस्काउंट प्राप्त करें, इसलिए ताकि आपकी ये 7,000 रुपये की जगह आपको 1 साल की फ़ीस कितनी लगे, 6300 रुपये, और जो फीस 8400 रुपये 2 साल की है वो घट करके आपको 7560 लगेगी। लगभग 315 रुपये पर महीने के हिसाब से ये फीस पड़ेगी, जो कि कुछ भी नहीं है। अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेने के आपके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे एक तो आपके समय की बचत होती है, दूसरी चीज़ क्या है, आपकी फ़ीस कम है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ क्या है, आप एक ही सब्सक्रिप्शन में
MPPSC और व्यापम की सभी परीक्षाओं को एक्सेस कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही परीक्षा आप तैयारी कर पाएँ। इस प्लेटफॉर्म पर हमारी लगभग 50 से ज़्यादा टीचर्स की टीम है। यदि एक टीचर से आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो इसी सब्सक्रिप्शन में, इसी डिस्काउंट में, इसी एक्सेस में आप अन्य टीचर भी क्लास आराम से ले सकते हैं। और यदि जो आपका समय है उसकी भी बचत होगी, नोट्स भी खरीदनी नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर PDF फॉर्मेट में नोट्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको करना क्या है, स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे अनअकैडमी पर आप फॉलो करें। PDF फॉर्मेट में नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्वप्निल प्यासी PDF, इसको आप सर्च करें और मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें। 10% डिस्काउंट के लिए स्वप्निल कोड यूज़ करें। और यदि कोई भी परेशानी आपको फेस होती है, कोई भी परेशानी आती है, तो मेरे इस नंबर 87 70 87 13 43 इस पर क्या करें, मुझे कॉल करें। लेकिन मैं फिर बता दूं आपको कॉल कब करना है। कॉल आपको तब करना है जब मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, यानी कि दोपहर में 12 से 5 बजे के बीच में आप मुझे कॉल करें और अपनी समस्या को मुझसे शेयर करें, चाहे वो आपकी सब्सक्रिप्शन से लेकर के किसी भी तरीके की समस्या यदि आपको आती है। ठीक है, तो धन्यवाद क्लास सुनने के लिए। आई होप कि आप सभी को क्लास मेरी अच्छी लगी हो। नमस्कार, राधे राधे, धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम।